हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान जॉब में। आज आप लोग के बीच बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 जो 27 मार्च 2022 को हुई है उसका सेकेंड शिफ्ट का आंसर की लाया है। मैं यह आंसर की 100% सटीक एवं व्याख्या के साथ देने जा रहा हूं। इसलिए फ्रेंड्स, आप में से जो भी यह एग्ज़ाम दिए हैं तो आंसर की कृपया मिला लें कि कितना सही हो रहा है। यदि फ्रेंड्स लगे कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं एवं दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। पहला जो सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वह था कि कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। यह आपका मध्य प्रदेश में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय उद्यान में आता है फ्रेंड्स पन्ना हो गया, पेंच हो गया, पंचमंडी हो गया। पंचमंडी कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स। पन्ना, पेंच, पंचमंडी, बांधवगढ़, बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कान्हा हो गया फ्रेंड्स, कान्हा तो बता दिया फ्रेंड्स। उसके बाद आपका संजय डुबरी नेशनल पार्क। तो ये सभी मध्य प्रदेश में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आगे फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में वह था कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगी। तो इसका एक्चुअली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इकाई। अब इसको बनाते हैं फ्रेंड्स। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्र, चूंकि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, क्षेत्रफल होता है πr²। πr² को फ्रेंड्स πr गुने r लिख सकते हैं। अब देखिए πr दोनों तरफ कट जाएगा, बचा r, तो 2 बराबर r के, अर्थात r का मान कितना हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है जहां r दोनों पिंडों के बीच की दूरी हो। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कोई भी दो वस्तु m1 m2 का रखा हुआ है, m1 और m2 का, तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F लगता है। तो इसका फॉर्मूला आता है फ्रेंड, और दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F लगता है और दोनों के बीच की दूरी m1 m2 के बीच की दूरी अगर r हो तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है फ्रेंड्स कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g इंटू जी, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, g इंटू m1 गुने m2 बटे r²। अब देखिए तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, d 1/r²। बल बराबर F बराबर क्या हो जाता है, g इंटू m1 m2 बटे r²। तो यहाँ इसको हटा दिया जाए फ्रेंड्स, कांस्टेंट कर दिया जाए इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए बराबर कितना हो जाएगा 1/r²। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पर है, उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है फ्रेंड्स, उड़ीसा में है, महानदी पर है। कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स, महानदी पर। और जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखरा बांध, भाखरा बांध है, यह सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है फ्रेंड्स, और पंजाब में है फ्रेंड्स, पंजाब में। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, यह पूछा था कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है और दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अंकित मूल्य 4200 है और दुकानदार इसे बेच रहा है 3696 रुपये में, अर्थात जो है कितना रुपया छूट दे रहा है। तो छूट निकाल लीजिए फ्रेंड्स। तो 4200 में 3696 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 96,400 मतलब 37,5 मतलब 504, अर्थात 4200 पर कितना दिया जा रहा है छूट, 4200 पर 504 छूट दिया जा रहा है। अर्थात ये जब निकालिएगा फ्रेंड्स गुने 100, अर्थात जब निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12%। तो इसको मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि दो पूरक कोणों का योग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चन है यह है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है एडिशन ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है संपूरक कोण, मतलब दो, इंग्लिश के अनुसार अगर देखा जाए तो दो संपूरक कोणों का योग पूछ रहा है, संपूरक।
अब देखिए फ्रेंड्स, संपूरक या ऋजु पूरक कोण का अगर बात है तो वहाँ होता है 180 डिग्री, अर्थात जब दो कोण अर्थात एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा जो इसका संपूरक होगा वह 180 माइनस थीटा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अनुसार इंग्लिश के अनुसार जो है होना चाहिए दो संपूरक कोणों का योग 360 डिग्री, लेकिन यहाँ हिंदी के अनुसार अगर देखा जाए तो दो पूरक कोणों का योग अर्थात पूरक कोण या कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक या अनुपूरक या जिसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं फ्रेंड्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसका होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री। अर्थात अगर एक कोण थीटा है तो इसका जो कोटि पूरक या अनुपूरक या पूरक जो कोण होगा वह 90 माइनस थीटा होगा। अर्थात एक दूसरे का अगर एक कोण थीटा है तो इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इस हिंदी के अनुसार अगर देखा जाए तो दो पूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि पूरक जहाँ है तो समझ जाइए कि 90 डिग्री का बात हो रहा है, तो दो पूरक कोणों का योग 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक जिसको छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, और एक मौसमी बेरोजगारी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ही सॉ डैट द क्लॉक और ब्लैंक है स्टॉप्ड, तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर दो सेंटेंस हो और वह किसी कंजक्शन से या किसी चीज़ से अगर कनेक्ट हो तो पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ही सॉ उसने देखा, अब देखिए पहला सी सॉ, तो सी का पास्ट रूप क्या है, सॉ है, तो आगे भी पास्ट होगा, तो है जो है आपका प्रेजेंट में है, इज भी प्रेजेंट में है, बिल भी प्रेजेंट में, बिल का पास्ट होता है वुड, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, तो इसके अनुसार भी आप लोग बना सकते थे। शुरू में सेंटेंस में आपका पास्ट है तो बाद में भी पास्ट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, तो तीनों ऑप्शन को छांट कर आप हैड मार सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हैड। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच जो पूछा गया है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीरा कुमार। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ब्लैंक मतलब खाली स्थान है, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, वो तो इसका आंसर कौन सा जीव है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है यह एक परजीवी है, एक फ्लैट वर्म है, चपटी कृमि है, फ्लैट वर्म या टेप वर्म कहते हैं, फीता कृमि, टेप वर्म। तो प्लेनेरिया जो होता है वह अगर इसको जो है 2-3 भागों में अगर काट देते हैं तो फिर जो है अगर मान लीजिए कि प्लेनेरिया को अगर 2 भागों में काट देते हैं तो जो है फिर जो है ये पुनः जो है जीवित हो जाता है, पुनर्जीवन का शक्ति इसमें पाया जाता है। तो प्लेनेरिया एक वर्म है, कृमि है, यह एक परजीवी है, यह एक कृमि है, वर्म है, अर्थात परजीवी है, ठीक है फ्रेंड्स, और यह फ्लैट वर्म में आता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हम जो भी कुछ आंसर की आप लोगों को बीच दे रहे हैं 100% सटीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, मतलब नीचे जो वर्ड दिया गया है उसका जो है क्लोज मीनिंग मतलब एकदम नज़दीक का अर्थ, अर्थात इसका साइनो चुनना है फ्रेंड्स। तो देखिए, वेव का अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना, तो गिव अप मतलब होता है त्याग देना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। चूँकि देखिए फ्रेंड्स, सदाबहार उष्णकटिबंधीय, चूँकि भारत का जलवायु है उष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब वैसा वन जहाँ खूब हरा भरा जो है
वैसा जगह जहाँ हरा भरा पेड़ पौधा हो। और देख सकते हैं भारत के मैप पर, चाहे जानते होंगे फ्रेंड्स, कि सबसे ज़्यादा जो है जहाँ बारिश होता है वहीं जो है हरा भरा वन होगा, अर्थात असम मेघालय के आसपास। तो यही ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, कि निम्न में से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर है, सबसे कम समय के लिए रहने वाले, सबसे कम समय के लिए पद पर रहने वाले राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है प्रथम कार्यकाल में 78 दिन रहे और दूसरे कार्यकाल पूरा किए, अर्थात 5 साल तक रहे। और यह प्रथम कार्यवाहक भी राष्ट्रपति है बीबी गिरी, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भीमराव अम्बेडकर, देखिए यहाँ 15वां क्वेश्चन पूछा गया कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, इसमें फिल करना है ब्लैंक को। दे टॉट हिम, खाली स्थान ब्लैंक है, टू बिहेव प्रॉपरली। अब इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हाउ टू, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाउ। जैसे हम लोग क्या कैसे कहते हैं कि हाउ टू डू, कैसे काम करें, कैसे करें, कैसे जाए, हाउ टू गो, तो यहाँ हाउ हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो अविन्यो जो है फ्रेंड्स यह फ्रांस का कला केंद्र है। कहाँ का फ्रेंड्स? फ्रांस का। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 18 नंबर फ्रेंड्स जो पूछा गया है, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ग। अब देखिए फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और एक दूसरे के बराबर होती है। देखिए समांतर चतुर्भुज फ्रेंड्स, आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समानांतर और आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर और बराबर होती है। देखिए यहाँ कह रहा है विकर्ण भी बराबर। अब देखिए ऐसे अगर विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण दिखने से क्या लग रहा है, नहीं बराबर है। तो विकर्ण बराबर कब होगा? जब वर्ग में होगा। अब देखिए वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आमने सामने की भुजा समांतर है और बराबर है, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन इसमें देखिए विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर वर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें प्रीपोजिशन कौन सा होगा? दिस रूल इज एप्लीकेबल, खाली स्थान है मतलब ब्लैंक है, ऑल ऑफ अस, तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू होता है, एप्लीकेबल के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वह टू लगता है, टू ऑल ऑफ अस, मतलब यह जो नियम है हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए योग्य है। जबकि अप्लाई अगर है फ्रेंड्स, APPLY अप्लाई, तो अप्लाई के साथ फॉर लगता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं एग्जाम के लिए अप्लाई किया हूँ, आई अप्लाई फॉर एग्जाम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ कि फ्रेंड्स कि 7 अप्रैल 1948 को WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और WHO का मुख्यालय कहाँ है? कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो जेनेवा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 21वां जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग के बीच, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित मतलब चलती है? तो ये आपका ठोस माध्यम हो जाएगा। ठोस में सबसे तेज चलती है, ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज, सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में। तब उसके बाद सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, तब उसके बाद गैस में। तो सबसे तेज आपका ध्वनि जो है चलती है किस में? ठोस में। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि वृष्टि छाया क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तो वृष्टि छाया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र,
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आप लोग के बीच क्वेश्चन पूछा गया था कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। अर्थात मूल अधिकार, जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपात 360 के तहत, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकार को निलंबन, ठीक है। कुछ अनुच्छेद है जिसको छोड़कर बाकी सबको निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच फ्रेंड जो पूछा गया था, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात सांस्कृतिक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स पैसिव वॉइस से, कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो है सही जो है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, उसका पैसिव बनाना था। अब देखिए इसका एक्टिव वॉइस है, द पुलिस मैन कैचेज थीप्स। मतलब पुलिस क्या किया? चोर को जो है पकड़ता है, पुलिस चोर को पकड़ता है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो कैचेज है तो यह V5 है, भी वर्ब का 5वां रूप है। अब देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल होता है फ्रेंड्स। पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन। थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। क्योंकि अब देखिए फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले लेते हैं और वर्ब का क्या हो जाता है? वर्ब 3 हो जाता है बीच में, अब बीच में बाय। अब देखिए तो द पुलिस कैचेज थीव्स। अब थीव्स यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया तो थीव्स यहाँ आ जाएगा, थीव्स यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में रहता है तो थीव्स यहाँ आ जाएगा, थीव्स। उसके बाद और लास्ट में चल जाता है द पुलिस लास्ट में चल जाएगा फ्रेंड्स, और उसके पीछे बाय लग जाएगा। अब देखिए बीच में जो कैचेज, अब देखिए वर्ब का कैमा रूप है फ्रेंड्स? वर्ब का 5 रूप है। तो जब वर्ब का 1 और वर्ब का 5 रूप है फ्रेंड्स एक्टिव में, तो पैसिव उसका हो जाता है एम या इज या आर, जो लगने वाला हो प्लस वर्ब 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अब देखिए फ्रेंड्स थीप्स क्या है? तो थीप्स यहाँ है चोर, थीप्स। अब थीप मतलब होता है चोर, और थीप्स है मतलब क्या है? एक से अधिक है, अर्थात प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, तो आर। और कैच का क्या हो जाएगा वर्ब 3? तो कॉट, तो CAUGST कॉट। तो यही हो जाएगा फ्रेंड। तो थीप्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, तो इसको ध्यान में रखिए। तो यह जो है हो जाएगा आंसर आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 26 नंबर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 जूल बराबर होगा, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन मीटर। कैसे होगा आप देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए 1 जूल अर्थात जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल होता है, W वर्क, कार्य का मात्रक जूल। और कार्य बराबर क्या होता है जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स? W बराबर होता है FS, अर्थात बल गुने, W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अब देखिए फ्रेंड्स बल का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन अर्थात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं विस्थापन, और विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी को किस में मापते हैं? विस्थापन को मीटर में। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सीरीज दिया था, श्रृंखला दिया था, तो अगला पूछा था कि 2, 5, 10, 17, 26, 37 है, तो आगे क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए 2, 3, 5। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा आप देख लीजिए फ्रेंड्स। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 3, 5, 7, 9, 17, 9, 26, 26, 11, 37 और 37, 13 यहाँ हुआ, चूँकि 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे बन रहा है। 3, 5, 7, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, तो 11, 2, 13। तो इसमें 37 और 13 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 50। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। विफलता, अब पूछा गया था कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो सफलता हो गया।
सफलता का विफलता। आगे चलते फ्रेंड। अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होता है। अब ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, सल्फर और नाइट्रोजन, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण है SO2 और NO2, तो सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के बीच फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, तो उसका तत्कालिक कारण पूछा गया था। तो उसका तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार था जो फर्डिनेंड, उसकी हत्या। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक जो चला, उस द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जब जर्मनी आक्रमण कर लिया, उसी का द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़े से खून आता है फ्रेंड्स, ठीक है। और विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में होता है विटामिन सी, ठीक है। और साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो खट्टे फल में होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया, जिसको शुष्काशिकोप रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, बच्चे में रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप, अर्थात दूरदर्शी। हम लोग पढ़ते आए हैं, बच्चे लगभग 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि गैलीलियो की दूरदर्शी, गैलीलियो का टेलीस्कोप। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, कुरुआ, कुरुआ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था, एक हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 34 कि क्वेश्चन नंबर 34, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा माई, ऑप्शन नंबर सी, माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब कैसे हुआ, देखिए आया है, आई है, लास्ट में रहेगा, या चुका है, चुकी है। तो समझ जाइए यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? जहाँ चुका है, चुकी है आ गया फ्रेंड्स, तो हैज या हैव आप प्लस V3 लगता है, इधर आपका शुरू में सब्जेक्ट लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहीं से पकड़ सकते हैं, बुलाया है, बुलाना का होता है कॉल। तो अब देखिए आया है, आई है, तो आया है आ गया, तो हैज या हैव लगेगा। लेकिन अब मेरी माँ, तो मेरी माँ, तो माई मदर, तो माई मदर क्या है? माई मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो माई मदर हैज लगेगा यहाँ। हैज के बाद जब भी हैज के बाद आता है तो V3 आता है। तो कॉल मतलब बुलाना, तो कॉल का V3 कॉल्ड, CALLED, आज का टुडे, तो हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो यह अनुचरों से की गई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह जो है कई बार इसको ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आगे भी आपका पूछ सकता है, कई बार पूछा हुआ है। यह कविता है, इसमें जो है इसको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि फर्टिलाइजेशन जो निषेचन की क्रिया होता है, उसके बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित हो जाता है? तो यह सीड्स अर्थात बीज में विकसित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे बड़ा बीजांड किसको कहा जाता है? साइकस। साइकस एक पौधा होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 15,200। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जैसे ऐसे भारत है, भारत की सीमा है ऐसे, तो भारत की ये स्थल सीमा है आपका, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। जबकि जो समुद्र तट सॉरी फ्रेंड्स, जो भारत की जो समुद्र तट की जो सीमा है, यहाँ से आपका अगर देखा जाए तो समुद्र तट की सीमा स्टार्ट होता है। यहाँ गुजरात से अगर देखा जाए तो यहाँ
आपका पश्चिम बंगाल तक जो है। तो यह है समुद्र तट की जो सीमा है भारत की, वह है आपका 7516.5 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई अर्थात समुद्र तट अर्थात तटीय भाग की सीमा अगर पूछे, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई अगर पूछे तो 6100 किलोमीटर, सॉरी 6100, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है सीमा 6100 किलोमीटर। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, 38 नंबर क्वेश्चन था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। अभी द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण कौन था, वही पोलैंड पर जो है जर्मनी का आक्रमण, और हिटलर कहाँ के था, जर्मनी के था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विद्वान का विलोम उल्टा कौन हो जाएगा, तो मूर्ख हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। ऐसे भी इसमें थोड़ा जो है टेक्निक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक शहर किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। और जितना भी, चलिए चलते हैं आगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन से आया था, सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आया था, तो पुर्तगाली आया था। तो ऑप्शन नंबर सी 1498 में वही कौन आया था, कौन पुर्तगाली, तो वास्को डी गामा, जिसका स्वागत किया था जमोरिन, कालिकत पहुंचा था सबसे पहले। उसके बाद कौन आया, तो पुर्तगाली के बाद आया अंग्रेज। पुर्तगाली के बाद अगर देखा जाए फ्रेंड तो डच आता है, ठीक है, लेकिन इसका स्थापना अलग होता है। पहले अब देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाली आगमन का क्रम अलग है फ्रेंड, पुर्तगाली, डच, तब अंग्रेज, तब उसके बाद डेनिश, तब उसके बाद फ्रांसीसी, तब उसके बाद स्वीडिश, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आगमन का क्रम हुआ, जबकि स्थापना का क्रम अलग है। आगमन का क्रम पूछ देता है फ्रेंड्स, पहले पुर्तगाली, तब डच, तब अंग्रेज, तब डेनिश। भारत आने वाले जो यूरोपीय कंपनियां था उसका आगमन का क्रम पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है, तब उसका फ्रांसीसी है, तब स्वीडिश। लेकिन स्थापना का क्रम इसका 1498, डच का 1602, अंग्रेज का 1600 ईस्वी में, डेनिश का आपका हो जाएगा 1616 में, 1616, और फ्रांसीसी का हो जाएगा आपका 1664 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और स्वीडिश का आपका हो जाएगा, स्वीडिश का कब हो जाएगा, स्वीडिश का हो जाएगा आपका 1731 ईस्वी में। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, पूछ देता है आगमन का क्रम, स्थापना का क्रम। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था फ्रेंड कि सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय को जाना जाता है, मतलब सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन हिमालय है, तो ये आपका पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 चीज याद रखिए कम से कम, जो हमेशा पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक है सिंधु, सतलज, काली, उसके बाद तीस्ता एवं दिहांग। अब देखिए ये क्रम याद रखिए, सिंधु, सॉरी फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जो सिंधु नदी है, अब देखिए फ्रेंड्स, पहले याद रखिए फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय, उसके बाद है कुमायूं हिमालय, उसके बाद है नेपाल हिमालय, उसके बाद है असम हिमालय। अब देखिए फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय है, अब इधर देखिए फ्रेंड्स, सिंधु, जो टेक्निक हम बता रहे हैं हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स, सिंधु, सतलज, उसके बाद काली नदी, उसके बाद तीस्ता और दिहांग। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय है, सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है, और काली और तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच है
असम हिमालय। तो ये टेक्निक याद रखिएगा, इससे जो है बहुत हेल्प करेगा, अनेक बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम 235 U-235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 जो है क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें आयोडीन 131 है फ्रेंड, तो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड में, क्योंकि थायराइड में क्या होता है, थायराइड हो जाता है, आयोडीन की कमी होता है, कमी से हो जाता है, थायराइड में गला प्रभावित होता है। ठीक है, तो थायराइड रोग में जो है आयोडीन 131 से इसका उपचार किया जाता है। कोबाल्ट 60 यह विकिरण चिकित्सा अर्थात कैंसर चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोबाल्ट 60 जो है क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि गामा किरणें निकालती है, गामा किरणें निकालती है कोबाल्ट 60। ठीक है, और पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो U-238, कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो पूछा गया था 44वां नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने साल बाद? तो ऑप्शन नंबर ए 2 साल। हर दो वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड होता है, सेवानिवृत्त अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सॉरी। अब देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा को विघटन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को जो है विघटन किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड, वह पूछा गया था 45 नंबर क्वेश्चन कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी वर्साय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ तथा कोण C बराबर कोण Q, तो दोनों त्रिभुज को भुजा स्वयं सिद्ध से सर्वांगसम होंगे यदि। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AB बराबर PR। कैसे होगा? क्योंकि अब यहाँ कह रहा है सर्वांगसम जो है, सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान। अब यहाँ सर्वांगसम में क्या, साइड एंगल साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें होगा क्या, अब कह रहा है प्रश्न से कि BC बराबर PQ। अब देखिए BC आपका कौन सा है, ई वाला है, और PQ ई वाला है, तो दोनों बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका कोण C बराबर कोण Q, तो कोण C यह ई वाला है फ्रेंड्स, और Q कोण ई वाला है, तो ये दोनों बराबर, कोण C बराबर कोण Q। अब देखिए कोण C के सामने वाली भुजा ई हो गया और कोण Q के सामने वाली भुजा ई हो गया। अब साइड एंगल साइड, तो साइड इसमें एंगल। अब देखिए, तो अब देखिए फ्रेंड्स, BC QR के बराबर है। अब कोण C और कोण Q बराबर है, तो ये बताइए फ्रेंड्स, कोण C के सामने वाली भुजा E है और कोण Q के सामने वाली भुजा, कोण C के सामने वाली भुजा AB और कोण Q के सामने वाली भुजा PR, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर PR हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? अब देखिए किलोवाट घंटा वही ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए किलोवाट। वाट जहां आ जाए तो शक्ति का मात्रक वाट, और जब ही वाट में अगर समय से गुना कर दे, समय का मात्रक अर्थात जैसे घंटा या सेकेंड, वाट सेकेंड या वाट घंटा, तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। लेकिन अकेला अगर वाट रहे फ्रेंड्स तो समझ जाइए चूंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अब इसमें ऊर्जा का मात्रक जूल है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। संपत्ति का अधिकार अब एक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा एक, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले जो है मूल संविधान में जो है, जो स्वतंत्रता का अधिकार पहले जो है 7 स्वतंत्रता दिया गया था, स्वतंत्रता का अधिकार कितना था, 7 स्वतंत्रता दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 19 है, तो 19 में क्या हुआ कि 7 स्वतंत्रता था, A B C D E F
जी, लेकिन क्या हुआ कि जो 19F था वही संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया। और इसको जो है अनुच्छेद 19F को हटाकर कहाँ पे कर दिया गया, तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा, हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा होगा फ्रेंड्स, 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300A में इसको शामिल कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या का सबसे ज्यादा कहाँ का है, बिहार का है। हम लोग के राज्य का है, कितना है, 1106। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है क्वेश्चन पूछा गया था कि 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट, चारधाम हाईवे परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है, मतलब निर्माण हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जो चारधाम है, जैसे चारधाम, उत्तराखंड के चारधाम किसको कहा जाता है, तो यमुनोत्री से जो यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से जो गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री, और इधर आपका केदारनाथ है, केदारनाथ, और इधर आपका सबसे इधर है बद्रीनाथ। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चारधाम परियोजना जो है किस राज्य में निर्माणाधीन है, मतलब किस राज्य में बन रहा है, तो उत्तराखंड में बन रहा है। और उत्तराखंड के जो चार धाम है पूछा जाता है हमेशा, कौन कौन है, तो इधर सबसे जो पश्चिम में है आपका यमुनोत्री है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी निकलती है। उसके बाद गंगोत्री है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद इधर है केदारनाथ, उसके बाद है बद्रीनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पूर्व में बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री। यही चार धाम की यात्रा हेतु, लोगों की चार धाम की यात्रा हेतु एक सुरंग बनाया जा रहा है, चंबा सुरंग बनाया जा रहा है, यही चार धाम परियोजना के तहत। ठीक है, और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, केदारनाथ से आपका मंदाकिनी नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी, और यमुनोत्री से यमुना नदी। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन एक पूछा गया था फ्रेंड्स कि वह संयोजी ऊतक जो हड्डी अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंडरा ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आया था कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, कंडरा ऊतक। कंडरा ऊतक को ही हिंदी में कहते हैं कंडरा, और इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। अब देखिए इसका टेक्निक बता रहे हैं फ्रेंड्स, चूंकि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि हड्डी से कौन सा ऊतक जुड़ता है, कौन सा संयोजी ऊतक, तो उसका आंसर हो जाएगा हड्डी को हड्डी से अर्थात अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिंगामेंट अर्थात स्नायु ऊतक। तो इसका टेक्निक फ्रेंड्स जान लीजिए, कैसे याद रखिएगा। तो देखिए इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, अस्थि को अर्थात हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन सा ऊतक, तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स, समलिंग होता है ना, लिंग समान, समलिंग याद रखना है, समलिंग। अब देखिए समलिंग का मतलब, सम मतलब होता है समान, और लिंग मतलब यहाँ याद रखना है लिंगामेंट मतलब स्नायु ऊतक। अब देखिए सम मतलब बराबर, देखिए इधर भी अस्थि है इधर भी अस्थि है, तो सम हो गया, बराबर हो गया, तो ऐसे याद रखना है। तो जब अब अस्थि को अस्थि से मतलब कौन जोड़ता है, समलिंग मतलब लिंगामेंट, तो एक हो लिंगामेंट जोड़ता है अस्थि को अस्थि से, तो एक बचा कौन, वही अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा, टेंडन कंडरा ऊतक। तो एक याद रखना है, मतलब याद रखना है एक, और दोनों के लिए काम चलाना है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों से आय। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग के बीच कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ। देखिए यह जो है गेस्लर जो इसकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुआ था, वह भूख की वजह से हुआ था, भूखमरी के कारण हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, स्लो स्टारवेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, जो पूछा गया था कि महेश ने 12,000 रुपया 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा, 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा अर्थात CI पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती है तो 20 वर्ष के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है फ्रेंड्स, 1,92,000। अब इसको कैसे बनाइएगा फ्रेंड्स, अब देखिए अब यहाँ मूलधन कितना है फ्रेंड्स, 12,000 है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब मूलधन 12,000, अब CI से जो है T वर्षों में N गुना हो जाता हो, ठीक है, और फिर T2 वर्षों में उसका N गुना हो जाता हो, तो इसको ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 5 वर्ष में कितना दोगुना हो जा रहा है, अब 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे। तो 5 का कितना गुना है फ्रेंड्स, मतलब समय से तुलना करेंगे, 5 का 4 गुना है फ्रेंड्स। अब देखिए T वर्षों में क्या हो जा रहा है, N गुना हो जा रहा है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 5 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो 20 वर्षों में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए 5 का कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो 2 है तो उसके पावर 4 कर देंगे, तो 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 कितना हो गया, 16, अर्थात यह पहले से 16 गुना हो जाएगा। तो पहले से 16 गुना, तो मूलधन था 12,000 और 12,000 गुना 16 कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। रबर मतलब खाली स्थान फसल है, रबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। और रबर के बारे में जान लेते हैं। रबर जो है क्वेश्चन आता है कि रबर प्राकृतिक जो रबर होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। और रबर जो प्राप्त होता है वह पौधे के लैटेक्स से प्राप्त होता है, कई बार पूछ चुका है फ्रेंड। लैटेक्स अर्थात दूध से प्राप्त होता है। और रबर का जो वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण जो किया जाता है किस चीज़ को मिला कर किया जाता है, तो सल्फर को अर्थात गंधक को मिलाकर किया जाता है। तो ये भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में फ्रेंड्स। रबर को मुलायम बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है और कड़ा बनाने के लिए कार्बन। तो इसको ऐसे याद रखिए, क से कड़ा और क से मतलब रबर को कड़ा अर्थात कठोर बनाने के लिए कार्बन का मिलाया जाता है और मुलायम बनाने के लिए सल्फर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि आहार नाल मूल रूप से, अब देखिए आहार नाल खाली स्थान से खाली स्थान तक मतलब विकसित एक लंबी नली है। मतलब आहार नाल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक अंत होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो हम लोग का भोजन नली है, आहार नाल या पाचन नाल कहते हैं, ठीक है, वह कहाँ से कहाँ तक, तो मुख से अर्थात मुंह से शुरू होता है और गुदा एनस तक समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स। जो आहार नाल है जो मुंह से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, जो मुख से स्टार्ट होता है और गुदा तक जाता है, फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आहार नाल की जो लंबाई है गुदा तक, यह पूछा जाता है कितने आहार नाल जो है, आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होता है, मीटर में पूछा जाता है तो 9 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। और वही फीट में कभी पूछ दिया जाता है 33 फीट का होता है आहार नाल की लंबाई, ठीक है। और जो हमारे आहार नाल की जो लंबाई है, तो आहार नाल में अब देखिए फ्रेंड्स, जो पाचन तंत्र है उसको 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्रंथि, पाचन ग्रंथि। तो हमारे आहार नाल में जो सबसे लंबा जो आहार नाल का जो भाग है वो छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत जिसको हम क्षुद्रांत कहते हैं, छोटी आंत। आहार नाल में क्योंकि पूरा आहार नाल की लंबाई 9 मीटर, उस 9 मीटर में जो है सिर्फ छोटी आंत जो लंबी है वो 6 मीटर है, छोटी आंत की जो लंबाई है 6 मीटर, जबकि बड़ी आंत की जो लंबाई है वह है 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन आता है कि आहार नाल में सबसे लंबा भाग किसका है, तो छोटी आंत का होता है, था जिसको क्षुद्रांत कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। अब बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। जो चलते हैं आगे।
तो इसको ध्यान में रखिए फ्रेंड। पूछा जाता है फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा था कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वह कौन सा होता है? तो छोटी आंत होता है, अर्थात क्षुद्रांत, जिसकी लंबाई होता है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। तो इसको ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 57 नंबर प्रश्न, वो पूछा गया था कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तल दर्पण। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनता है? उत्तल दर्पण में एक ही स्थित कंडीशन है, प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। अब देखिए, प्रतिबिंब जब भी छोटा बनता है, मतलब प्रतिबिंब जब भी सीधा बनता है वह दर्पण के, चाहे किसी भी दर्पण में, दर्पण के पीछे बनेगा। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब आभासी बनेगा तो निश्चित है कि सीधा बनेगा। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में जो है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में क्या होता है? जो परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ रहता है। अब देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, यहाँ आपका जो है वक्ता केंद्र हो गया फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो है ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य फोकस हो गया। अब देखिए यहाँ वस्तु है फ्रेंड्स, तो जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में वह दर्पण के पीछे बनता है और छोटा बनता है, बहुत ही छोटा और सीधा बनता है। वस्तु की तुलना में सीधा बनता है। देख सकते हैं इमेज में फ्रेंड्स। लेकिन अवतल दर्पण में इसका जस्ट उल्टा होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स? अवतल दर्पण में ऐसे होता है फ्रेंड्स। अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है उसका क्या होता है? धंसा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे तो बनता है, लेकिन प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है इसकी तुलना में। और वहीं उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो उत्तल दर्पण में इसका जो उत्तल दर्पण में जो उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो साइड मिरर में होता है, अर्थात जो चालक, जो ड्राइवर होता है, जो मोटर चालक होता है, मोटर ड्राइवर होता है, उसके बगल में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सड़क में जो यूज होता है सोडियम परावर्तक लैंप, सोडियम परावर्तक लैंप, वहाँ भी उत्तल दर्पण का यूज होता है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। वहीं अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का यूज होता है आपका नाक, कान, आँख वाले डॉक्टर जो दर्पण यूज करता है उसमें होता है। उसके बाद बहुत बड़ी फोकस दूरी वाला दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में यूज होता है। उसके बाद आपका सर्च लाइट और गाड़ी की जो हेडलाइट होता है उसमें यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है। उसका सोलर जो कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण यूज होता है। तो ये सबको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो पूछा गया था, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगम अर्थात कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब बहुराष्ट्रीय मतलब जो विदेशी कंपनी है, जो दूसरे देश की कंपनी जो है आकर जो निवेश करती है उसको विदेशी निवेश कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि पहला जो है प्रथम टीका विकसित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एडवर्ड जेनर द्वारा। पहला जो टीका विकसित किया गया, कोई भी बीमारी का जो पहला टीका विकसित किया गया वह चेचक का टीका था। चेचक का टीका, चेचक को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो चेचक को कहते हैं स्मॉल पॉक्स, जबकि एक होता है छोटी माता को कहते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, जबकि चेचक को कहते हैं स्मॉल पॉक्स या शीतला भी कहा जाता है फ्रेंड्स, शीतला। ठीक है, तो जो चेचक का टीका जो बनाया, जो एडवर्ड जेनर जो चेचक का टीका बनाया, वो किसी भी बीमारी का यह पहला टीका था जो एडवर्ड जेनर बनाया। और एडवर्ड जेनर को एक और क्या कहा जाता है? तो प्रतिरक्षण, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड। प्रतिरक्षण तकनीक के जनक इसको कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। ठीक है फ्रेंड्स, और जो चेचक जो होता है वह बैरीवोला विषाणु द्वारा होता है, कई बार पूछा जा चुका है। जबकि छोटी माता जो होता है
अर्थात जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं वह वेरिसेला विषाणु द्वारा होता है, वेरिसेला विषाणु द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे प्रस्तुत करता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उसी तरह जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो आगे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 26 नवंबर को जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विधि दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस अर्थात राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर 26 नवंबर जो है 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत स्वीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्न परिणाम आते हैं। 40 बार उछाला जाता है तो चित 17 बार आता है और पट 23 बार, तो सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17/40। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन अर्थात मैंग्रोव वन जो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा से आप याद रख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। आगे का जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी, 5 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो आयु होता है, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए 35 वर्ष। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले रिक्त स्थान विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। मतलब वायुमंडल में जो स्थित ओजोन जो है, ओजोन परत है, तो सूर्य से आने वाले जो परावैंगनिक किरण है अर्थात अल्ट्रावायलेट जो रे है उससे पृथ्वी की सुरक्षा करता है। कैसे करता है, देखिए फ्रेंड्स, जो वायुमंडल के जो विभिन्न परत है, सबसे निचले वाला परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, पूछा जाता है फ्रेंड, क्षोभ। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद है, अब समताप मंडल में ही आपका आता है ओजोन मंडल। ठीक है, जहाँ पे ओजोन मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है। उसके बाद आयन मंडल और तब सबसे ऊपर है बाह्य मंडल। ठीक है, जिसको बाहरी अंतरिक्ष कहते हैं। तो सबसे नीचे वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद समताप मंडल में ही आपका ओजोन मंडल आ जाता है, उसका आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब देखिए इस ओजोन मंडल में जो है आपका O3 ऑक्सीजन के जो 3 परमाणु हैं, ठीक है, तो वही O3 जो है ओजोन गैस का सूत्र होता है O3, तो यही ओजोन गैस जो है ओजोन मंडल में पाया जाता है। और ओजोन गैस क्या करता है, तो ओजोन गैस या जो सूर्य की किरण से निकलता है परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट रे, उसको, और यह अल्ट्रावायलेट जो परावैंगनिक किरण जो सूर्य की किरण से निकलता है, यह जो है मनुष्य के जो त्वचा होता है उस त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है। इसलिए पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार जो जितना भी जीव है तो उस पर त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है कौन, तो ये बहुत ही हानिकारक विकिरण है अल्ट्रावायलेट रे। अब इसी परावैंगनिक किरण को ओजोन गैस क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अर्थात पृथ्वी पर आने से रोक देता है। इसलिए इस प्रकार पृथ्वी की सुरक्षा करता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है, तो 100 दिन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स
चूज द करेक्ट ऑप्शन हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें क्या था, इस जो ये जो स्टोरी है तो इसमें जो है नरेटर था, द गर्ल और नरेटर दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस समूह में बादल के पर्याय है, मतलब पर्यायवाची शब्द है, तो बादल का होता है पयोद, नीरद, वरिद, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है और विश्व का सबसे छोटा भी संविधान अमेरिका का। सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का है, और विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है। ठीक है, इस अमेरिका का जो संविधान है बहुत ही छोटा है, विश्व में सबसे छोटा है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि विश्व में लिखित संविधान की अवधारणा का अगर क्वेश्चन पूछ दे फ्रेंड्स कि विश्व में लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ, तो ये फ्रांस में हुआ। लिखित संविधान का अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ, फ्रांस में, जबकि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का है। ठीक है, और विश्व में अलिखित संविधान किसका है, मतलब बिना लिखा हुआ संविधान अलिखित, तो विश्व में अलिखित संविधान आपका ब्रिटेन का है, अर्थात इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कौन सी गैस, मतलब उसमें कौन सी गैस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, अर्थात CH4 होती है, मीथेन गैस। ठीक है, आपका जो है सीएनजी में मीथेन गैस होता है, उसके बाद किस में होता है, तो गोबर गैस में भी मीथेन गैस होता है, CH4। ठीक है, और जबकि एलपीजी जो हम लोग यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी में कौन गैस होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस होता है। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस होता है। ठीक है, और जो हम लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं तो इसमें गंध के लिए, ताकि रिसाव है तो पता चल जाए कि हाँ रिसाव हो रहा है, तो इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर के यौगिक मिलाया जाता है, इथाइल मरकप्टन। उसी के कारण जो है एलपीजी का गंध आता है। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि एलपीजी में गंध निकलने के लिए जो है कौन सा सल्फर का कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और वहीं अगर मीथेन की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका सूत्र होता है CH4, और मीथेन ऐसे होता है फ्रेंड्स, CH4। अब देखिए फ्रेंड, मीथेन जो है पूछा जाता है कि मीथेन की आकृति कैसा होता है, देखने ही से लग रहा है समचतुष्फलकीय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है किस नाम से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है, और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, तो जमुना कहा जाता है। और वही गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर पूछ रहा है। तो 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला अगर शहर अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ द्वितीय शहर है, तो पहला शहर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है मुंबई, दूसरा हो जाएगा आपका दिल्ली, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। भारत का वाटरमैन मतलब भारत का जलमैन, जबकि भारत का वाटरमैन तो हो गया, किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। जबकि भारत का पक्षीमैन किसको कहा जाता है, जानते हैं फ्रेंड्स आप लोग, पक्षीमैन, बर्डमैन, तो कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह
भारत का टाइगर मन अर्थात बाघ मन, टाइगर मन भारत का कौन किसको कहा जाता है? तो भारत का टाइगर मन कहा जाता है जोधपुर निवासी, जोधपुर राजस्थान के जोधपुर के है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी तरह भारत का फॉरेस्ट मैन किसको कहा जाता है? ठीक है, तो जादव पायेंग। भारत का फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जादव पायेंग को कहा जाता है। तो ये सभी विभिन्न एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा गया था किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्वेलरी अर्थात ज्वेलरी अर्थात वही आभूषण में जैसे कहते हैं कि सोना का जो है हॉलमार्का वाला सोना है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है कि अब देखिए कमरे के तापमान पर द्रव रूप में तो दो चीज़ मिलता है। कमरे के तापमान पर द्रव जो है द्रव के रूप में दो होता है। एक होता है आपका पारा जिसको Hg कहते हैं अर्थात मरकरी जिसको कहते हैं मरकरी। एक होता है आपका वही ब्रोमीन। अब यहाँ कह रहा है कि एक अधातु, तो यहाँ क्वेश्चन अब देखिए, तो अब द्रव धातु अगर क्वेश्चन आ जाए तो द्रव धातु आपका हो जाएगा पारा अर्थात मरकरी Hg। लेकिन द्रव अधातु अगर देखिए इस क्वेश्चन में अधातु शब्द इस्तेमाल किया गया, इसलिए ब्रोमीन होगा। अगर अधातु नहीं रहता धातु रहता तो यहाँ Hg आंसर होता। तो द्रव धातु अगर कहे तो क्या हो जाएगा? द्रव धातु तो पारा मरकरी या Hg, जबकि द्रव अधातु तो ब्रोमीन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द पोएम टिनर देन ए क्रिसेंट। तो ये जो है आपका पोएम से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मून। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि पादप की पत्तियां मतलब खाली स्थान पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में। देखिए बीड़ी बनाने में जो है तेंदू के पत्ता का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी, तेंदू का पत्ता। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मासिन डैम। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेघालय के मासिन डैम में। आगे चलते हैं फ्रेंड। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न उत्पादन करती है। खाद्यान्न मतलब वही फूड, भोजन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम अर्थात FCI। FCI की स्थापना 1965 में हुआ था। FCI अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मेरुरज्जु को कहते हैं स्पाइनल कोड, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब उसको सुरक्षा कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कशेरुकी दंड अर्थात वर्टेब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए फ्रेंड्स, और पसली की यहाँ संख्या कितना होता है हमारे शरीर में? तो पसली होता है 12 जोड़ी अर्थात 24 होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन करते हैं विस्तृत व्याख्या से करेंगे फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए सुमित्रा नंदन पंत का एक और है चिदम्बरा, जो हमेशा पूछा जाता है। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। उसी तरह आपका महादेवी वर्मा की एक है यामा महादेवी वर्मा, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उसी तरह आपका जयशंकर प्रसाद की एक है बहुत ही प्रसिद्ध कामायनी के लेखक क्या है, कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि वह 72 रुपया में बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10%। अब देखिए इसको थोड़ा जो है विस्तृत व्याख्या कर देते हैं। अब 80 रुपये का कोई वस्तु है और दुकानदार हमको 72 रुपया में दे रहा है, मतलब 80 रुपया पर 8 रुपया की छूट दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, तो 8 दहाई 80, 10 दहाई 100 अर्थात 10%। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि मैं निर्भरित दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी थोड़ा देर पहले बताया फ्रेंड्स कि यामा के लेखक महादेवी वर्मा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर होगा, अर्थात 2 वर्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसको कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स देख लीजिए। तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो जो है 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अर्थात CA/SI का अंतर पूछे तो D बराबर P गुने R/100 का होल स्क्वायर कर दीजिए। D मतलब डिफरेंस अर्थात अंतर निकालना है। तो P कितना है 4000 है और R/100 तो R का मान कितना है दर तो 5% अब बटे 100 का होल स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा फ्रेंड तब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 4000 गुने 5/100 मतलब 1/20 1/20 का स्क्वायर 1/400 और 400 से 4000 काटिएगा तो 10 से कटेगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 10 हो जाएगा आंसर इसका। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अब देखिए खरीफ की फसल एक होता है रबी फसल। फर्स्ट शिफ्ट में आपका रबी फसल पूछा गया था कि निम्न में रबी फसल कौन है। अब यहाँ सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वार एवं बाजरा। अब देखिए रबी फसल में कौन कौन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है तो इसका टेक्निक बता देते हैं कैसे याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि रबी फसल को कब बोया और कब काटा जाता है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स रबी हूना टरसो सरसों अर्थात टरसो रबी हूना टरसो जी ऑन माह। इसको याद रखना है रबी हूना टरसो जी ऑन माह। रबी हूना टरसो जी ऑन माह ऐसे याद रखना है। रबी हूना हूँ से हो जाएगा गेहूँ और ना से हो जाएगा चना और टरसो से यहाँ हो जाएगा सरसों और जी से हो जाएगा जौ। इतना याद रखना है। तो अब जब रबी फसल याद हो गया तो ऑटोमेटिक खरीफ फसल भी याद हो जाएगा, क्योंकि कहेगा निम्न में से कौन रबी फसल है तो ये चारों याद रहेगा तो निकल जाएगा, ऑप्शन से छाट सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए बुआई किया जाता है अक्टूबर ओ से अक्टूबर 9 से नवंबर, जबकि काटा जाता है रबी फसल को म से मार्च और ए से अप्रैल। उसी तरह खरीफ का है जे ऑन अर्थात जैसे रबी फसल में क्या था कि ऑन माह मतलब अक्टूबर नवंबर में जो है बोया जाता है और काटा जाता है मार्च अप्रैल में। उसी तरह खरीफ में क्या याद रखना है जे ऑन मतलब जून जुलाई में जो है बोया जाता है काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। चलिए आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माली और मालिन में समास कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व। देखिए द्वंद्व पहचानने का सबसे टेक्निक है कि बीच में हाइफन रहे तो जैसे माली और हाइफन अर्थात माली और मालिन तो जहाँ दो शब्दों के बीच और साइलेंट रहे या और रहे जैसे सुख और दुख तो जहाँ और का मतलब हो वहाँ द्वंद्व हो जाएगा। जैसे सुख और दुख तो ये क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है ऊपर और नीचे तो द्वंद्व। जबकि द्विगु संख्यावाचक होता है संख्या बताता है जैसे कहेंगे त्रिभुज तो 3 भुजा तो ये हो जाएगा द्विगु समास मतलब जहाँ संख्या का बोध हो। ठीक है तो आगे चलते हैं फ्रेंड। उस चतुर्भुज तो 4 भुजा तो ये संख्या का बोध रहा है तो द्विगु समास। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में कौन सी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उबलता हुआ पानी। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ देता है हमेशा कोई भी एग्जाम में। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि एक अवस्था से कोई भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरा अवस्था में जब चला जाता है ठीक है तो एक किसी भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमेशा के लिए चले जाना वो हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन हो गया फ्रेंड्स कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाकर फिर दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में आ सकता हो तो उस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है
अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे दूध जो है आपका खट्टा हो गया, सपोज दैट दूध जो है, दूध का खट्टा होना, अर्थात दूध खट्टा कब होगा, जब दही के रूप में बन जाएगा। अभी बताइए फ्रेंड्स, दूध से दही बनना ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? तो देखिए फ्रेंड्स, दूध खट्टा हो गया अर्थात दूध दही में बदल गया। तो ये बताइए फ्रेंड्स, तो दूध से दही बदल गया। अब दूध दही से दूध में, तो दही से तो दूध नहीं बन सकता है, तो ये आपका एक अस्थायी परिवर्तन हो गया, परमानेंट के लिए बदल गया दूध से दही में, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। अब वहीं अगर कहेंगे फ्रेंड्स कि जल जो है, जल का बर्फ में बदलना, जल जमकर बर्फ बदल गया। अभी बताइए फ्रेंड्स, फिर बर्फ जो है पिघल कर जल में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, फिर दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में आ गया, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। तो भारत में क्या हो जाएगा, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन राज्य में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो राज्य में हो जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य में इसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता। ठीक है। राज्य में यह जो पोस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, राज्य में कहा जाता है, और पूरे भारत लेवल पर कहा जाता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जबकि राज्य लेवल पर कहा जाता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। तो कई बार पूछ चुका है फ्रेंड, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके बीच चलाई गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच। कब चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। ठीक है। जिसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1856। तो चलाया गया था कब प्रथम रेलगाड़ी, तो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, 34 किलोमीटर चला था। और यह कब चलाया गया था, तो 1853 ईस्वी में चलाया गया था, 1853 ईस्वी में। तो कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पद्म श्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्णिया जिले में। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, जानते हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी नोट कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। आरबीआई की स्थापना क्या कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। भारत सरकार 1935 के तहत हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, पूछा गया था फ्रेंड्स। तो सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि सभी लोगों को एक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सामाजिक न्याय कहलाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। अब देखिए, कटीले वन और झाड़ियाँ ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर, गुजरात और राजस्थान। अब देखिए, कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ खूब बालू है, सैंड है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है आपका कटीले वन और झाड़ी में आपका जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, नागफनी, कैक्टस, तो ये सब पाया जाता है। ये आपका राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि वहाँ जो है क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था, तो जानते हैं आप लोग फ्रेंड्स, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, मतलब काम करने वाला को
अगर एक बार जो है उसमें नियुक्त हो गया, किस क्षेत्र में नियुक्त हो गया तो उसको सुरक्षा मिलेगी, तो आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अर्थात संगठित क्षेत्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी, जिप्सम से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका होता है फ्रेंड्स CaSO4। अब देखिए फ्रेंड्स, जिप्सम का जो सूत्र होता है वह होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, प्लास्टर में ऑफ पेरिस जहाँ आ जाता है हाफ H2O लगा दीजिए, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O मतलब आधा H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखिए इसका या इसी को हम लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O, तो दोनों सूत्र होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। जिप्सम को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि इसका सूत्र होता है CaSO4 तो कैल्शियम सल्फेट। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब देखिए इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसको कहा जाता है? हेमी मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब जल, तो आधा जल वाला तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरेन डंगवाल। ये अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि वाटर खाली स्थान एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हम जानते हैं कि जल जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात क्वथनांक कितना है जल का, तो वही आंसर हो जाएगा सी, बॉइलिंग। तो वाटर, तो यहाँ बॉइलिंग नहीं हो जाएगा, बॉयल्स हो जाएगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।